नमस्कार, मैं निरंजन। ईजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पिछले हफ्ते जो चीज़ें कुछ हुई है, खासकर सुप्रीम कोर्ट और इंडियन जुडिशरी के हवाले से, उसके बारे में बात करेंगे। एक तो बात हुई, जिस फ्रेटर्निटी में मैं काम करता था जर्नलिज्म के, तो मोहम्मद जुबैर नाम के एक जर्नलिस्ट, जो इनफैक्ट अल्ट न्यूज़ नाम की जो फैक्ट फाइंडिंग वेबसाइट है उसका को फाउंडर थे। और पिछले साल में हमने देखा है कि मोहम्मद जुबैर ने कितनी सारी चीज़ों के बारे में जो असलियत है, जो फैक्ट है, वो लोगों के सामने लाने की कोशिश की। अलग अलग मुद्दों के बारे में वो फैक्ट्स उन्होंने सामने लाए थे। एक खासकर आपको याद होगा, यति नरसिम्हानंद ने जो स्पीच दिया था और धर्म संसद में, और उसमें जो उन्होंने बात की थी, वो तो सुनकर मुझे पहले लगा था कि ये अधर्म संसद है। और वहाँ पर उन्होंने मुस्लिम समुदाय को ख़त्म करने की, जेनोसाइड करने की वहाँ पर बातें हुई थी। उनके अलावा और वहाँ पर कई सारे धार्मिक नेता थे जिन्होंने भी इसी किस्म की बातें की थी। और इस तरह से जेनोसाइड की बात करने के बावजूद उस वक्त इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने उसका सू मोटो कॉग्निजेंस, अपनी खुद के तौर पर जो एक उस चीज़ की दखल लेना होता है, वो नहीं किया था। इनफैक्ट 70-72 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट को लिखकर ये मांग की थी कि इसके बारे में आप कुछ कॉग्निजेंस ले। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इसका कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। फिर एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बारे में हम राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगेंगे। जब रिपोर्ट मांगने की बात की, तब राज्य सरकार ने दिखावे के लिए उनको वहां पर अरेस्ट किया था। ये हम सभी ने देखा है, और उसका कोई सू मोटो कॉग्निजेंस वहां पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं लिया गया था। लेकिन जैसे हमने देखा कि एक केस और हुई थी तीस्ता सेटलवाड़ की, और तीस्ता सेटलवाड़ का इशू हुआ। दरअसल इशू था, जाकिया जाफरी ने जो एसआईटी रिपोर्ट को चैलेंज करने वाली पिटीशन की थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन गुजरात के दंगों के बारे में, और उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के जो नतीजे निकाले गए थे उनको उन्होंने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और अलग अलग कोर्ट, मतलब पहले गुजरात हाई कोर्ट में किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में किया। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला कई सालों से चले आ रहा था। अचानक इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन दिया, और डिसीजन देते वक्त ये कहा कि ये पूरा मसला, हालांकि सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स के सामने तीस्ता सेटलवाड़ ने को पिटिशनर के हैसियत से जाने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार कोर्ट ने उसको को पिटिशनर बनने से मना कर दिया। तो को पिटिशनर के हैसियत से उसको पहले मना करना, और फिर तीस्ता सेटलवाड़ के बारे में ये कहना कि उन्होंने इस पूरे मामले के बारे में प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, झूठ फैलाने की कोशिश की, और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ इतना सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इतना कहने के तुरंत बाद ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मतलब वो तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। हम सभी जानते हैं कि गुजरात के दंगों में हजारों मुसलमानों का कत्ल किया गया था। एक जेनोसाइड था, प्रोग्राम था, और उस अलग अलग केसेस में, गुजरात दंगों के अलग अलग केसेस में न्यायालय ने ही अलग अलग डिसीजंस दिए हैं। मिसाल के तौर पर बाबू बजरंगी को आजम कारावास की सजा दी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। माया कोडनानी जो गुजरात की मिनिस्टर थी, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी। और उनके जो स्टिंग वीडियोज आए थे सामने, उन वीडियोज में बाबू बजरंगी ये खुलकर कहते हैं कि किस तरह से उनको नरेंद्र मोदी का समर्थन था उस पूरे दंगों के दौरान। इसके बावजूद, उन वीडियो एविडेंसेस होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि झूठ फैलाने की कोशिश तीस्ता सेटलवाड़ और अन्य लोगों ने की, और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तुरंत इसकी दखल लेते हुए गुजरात पुलिस ने इसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज की और तीस्ता सेटलवाड़ को अरेस्ट कर लिया। लेकिन एक और मामला आया जो नुपुर शर्मा का था, और नुपुर शर्मा ने, हम सभी जानते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में टेलीविजन पर, 2 टेलीविजन चैनल्स पर डिबेट्स में बहुत ही प्रोवोकेटिव बातें की थी। उनके फैमिली के बारे में बहुत प्रोवोकेटिव बातें की थी। तो वो प्रोवोकेटिव बातें करने के बाद
जब ये उसके खिलाफ, नुपुर शर्मा के खिलाफ अलग अलग जगह पर पूरे देश में 20-22 पिटिशंस, FIRs दर्ज हुए, कंप्लेंट्स दर्ज हुई, तो नुपुर शर्मा के लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी की थी कि ये सारे मामले एक ही जगह पर चलाए जाए। उस वक्त उसके बारे में टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा कि ये पूरे देश में माहौल जो बना हुआ है, पूरी नफरत का माहौल, उसके पीछे नुपुर शर्मा का हाथ है, उसकी वजह से ये हुआ है। राजस्थान में जो हत्या हुई, नृशंस हत्या हुई थी, उस हत्या के पीछे भी नुपुर शर्मा एक अहम वजह है, जिसकी वजह से राजस्थान का हादसा हुआ। और राजस्थान में जो हादसा, उसमें जिन्होंने वो कत्ल किया था वो भी बीजेपी से किस तरह से संबंधित थे, ये भी अभी एविडेंस से सामने आ रहा है। तो इतनी बातें करने के बाद नुपुर शर्मा को अरेस्ट क्यों नहीं हो रही? तीस्ता सितलवाड़ के बारे में सिर्फ इतनी टिप्पणी की थी कि ऐसे लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, तो तीस्ता सितलवाड़ को अरेस्ट हो गई तुरंत उसको, और ATS ने अरेस्ट की, गुजरात मतलब एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने अरेस्ट की। तो तीस्ता सितलवाड़ तो कोई टेररिस्ट नहीं थी, लेकिन उसको अरेस्ट किया गया इस मामले में। यहाँ नुपुर शर्मा की वजह से कत्ल हुए राजस्थान में, नुपुर शर्मा की वजह से दंगों का खतरा बढ़ा, और इसको सुप्रीम कोर्ट सीधे खुले स्पष्ट में शब्दों में यह कहता है कि इसके लिए नुपुर शर्मा अकेली जिम्मेदार है। अब उसकी जिम्मेदारी ठहराने के बावजूद, उसकी जिम्मेदारी निश्चित करने के बावजूद नुपुर शर्मा को अरेस्ट क्यों नहीं होती है? ये एक बहुत अहम मसला है। दूसरा जो मैं बात कर रहा था जुबैर के मामले में, अल्ट न्यूज़ के जुबैर जो फैक्ट फाइंडर जर्नलिस्ट है, उनको अरेस्ट किया गया, और ये कहकर अरेस्ट किया गया कि उन्होंने 2018 में 4 साल पहले एक ट्वीट की थी, जो ट्वीट एक फिल्म, फीचर फिल्म का एक शॉट था, और उस फीचर फिल्म के एक शॉट में जो दिखाया गया था उस फोटोग्राफ को उन्होंने ट्वीट किया 2018 में। इसके खिलाफ 2021 में एक फेक अकाउंट बनता है, एक जाली अकाउंट बनता है, और वो फेक अकाउंट ये कहता है, मतलब कंप्लेंट करता है कि 3 साल पहले 2018 में इस तरह से एक ट्वीट की गई थी मोहम्मद जुबैर की तरफ से, और जिसकी वजह से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। 3 साल पहले की ट्वीट, और अकाउंट खोलने वाला, शिकायत करने वाला जो है वो एक फेक अकाउंट होल्डर है। उस फेक अकाउंट की दखल लेते हुए 2022 में दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ एक क्राइम रजिस्टर किया और उसको अरेस्ट कर लिया। अभी जो फेक अकाउंट ने ये कंप्लेंट की थी, वो फेक अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया तुरंत जुबैर के अरेस्ट के बाद। मतलब वो कंप्लेनेंट कौन है पता नहीं। अब भारतीय कानून में, इंडियन लॉ में एक प्रोविजन है अमेकस क्यूरी की। अमेकस क्यूरी की जब आप पिटीशन करते हो तो उस इंसान को कोर्ट के सामने दाखिल करना पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। तो अभी पुलिस उस फेक अकाउंट होल्डर को लोगों के सामने ला सकती है? अमेकस क्यूरी की पिटीशन की तो नहीं ला सकती। तो कंप्लेनेंट है ही नहीं। ऐसी सूरत में कंप्लेनेंट के ना होते हुए शिकायत दर्ज करने वाला इंसान, वो आदमी है, औरत है या जानवर है पता नहीं, लेकिन उसके एब्सेंस में मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट की जाती है। और जो फिल्म का शॉट है वो सिर्फ उसने वहां पर ट्वीट किया हुआ है, एक फिल्म का फोटोग्राफ, इसके ऊपर उसको अरेस्ट किया जाता है। तो जर्नलिस्ट का, जर्नलिज्म का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, जिन वैल्यूज को सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करने की, तो वो कहां गई? आज अगर कोई इंसान किसी 1950s या 1960s के फिल्म का फोटोग्राफ समझो ट्वीट करता है, तो इसका मतलब क्या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना होता है? अगर कोई आकर ये कहेगा कि हिंदुओं के भजन ये हसरत जयपुरी ने कैसे लिख दिए, नौशाद ने उसको म्यूजिक कैसे दे दिया, मोहम्मद रफ़ी ने उन भजनों को गाया कैसे, उनको किसने हक दिया, इन मुस्लिम कलाकारों को हक किसने दिया हिंदुओं के भजन गाने के लिए, और उन्होंने ये भजन गाए इसलिए हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो कहां से पकड़ के लाओगे नौशाद को और मोहम्मद रफ़ी को और हसरत जयपुरी को? ये कहां जा रहे हैं?
और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट इस किस्म के अरेस्ट को मान्यता देती है, इंडियन जुडिशियरी मान्यता देती है, उसका बेल रिजेक्ट किया जाता है। उसका बेल रिजेक्ट किया है ये कोर्ट ने डिसीजन देने के 2-3 घंटे पहले पुलिस ऑफिसर अनाउंस कर देता है कि उसका बेल रिजेक्ट हो गया है। पुलिस ऑफिसर को किसने बताया? अभी तक न्यायालय बैठा नहीं है, न्यायालय ने उस बेल ऑर्डर को रिजेक्ट नहीं किया है, उसके 3 घंटे पहले पुलिस ऑफिसर ही अनाउंस कर देता है कि उस बेल को रिजेक्ट कर दिया है। हम कहां से कहां आ रहे हैं? इस देश की लोकतंत्र को 1947 के बाद 2014 तक हर सीढ़ी ऊपर जाते हुए देखा है, हर सीढ़ी दर बदर वो आगे जाते गया है। और 2014 के बाद आज हम इस हालत में आ गए हैं कि हम इस किस्म की शिकायत करने लगे हैं कि 2018 की ट्वीट 2021 में कोई फेक अकाउंट कंप्लेंट करता है कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची। तो वो उस फिल्म प्रोड्यूसर का क्या हुआ? नुपुर शर्मा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो एंकर ने सवाल पूछे थे उन एंकर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ कंप्लेंट होनी चाहिए। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में सू मोटो कॉग्निजेंस लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट उन एंकर्स के खिलाफ कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाता है? क्यों उनको अरेस्ट नहीं करवाता है? क्या वो टाइम्स नाउ चैनल है या दूसरा कोई चैनल है जो आज की सत्ता के साथ उसकी गोद में बैठा हुआ है, गोदी मीडिया बना हुआ है, इसलिए उनके बारे में कोई कार्रवाई नहीं होगी? लेकिन मोहम्मद जुबैर को 4 साल पुराने ट्वीट के लिए अरेस्ट किया जाएगा। ये हमारी सिचुएशन आ गई है। मराठी में एक कहावत है, गर्दी तर गारद्यांच्या सामील रामशास्त्री, मेल्या विना मढाल्या आता उपाय नाही। मतलब जो मारने के लिए आने वाले हैं उनके ही साथ अगर न्याय व्यवस्था हाथ मिला लेती है तो उस विक्टिम ने किसकी तरफ मुंह खोल उठाकर देखना है, आंख उठाकर किसकी तरफ मदद के लिए देखना है? न्याय व्यवस्था को अपनी रीढ़ की हड्डी ढूंढनी पड़ेगी। सिर्फ भाषणों में आकर वो नहीं चलेगा, वो अपनी ऑर्डर्स में दिखना चाहिए, उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देश के बाहर जाकर ऐसे भाषणों में कहते हैं कि इंडियन जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, तो वो इंडिपेंडेंट दिखना जरूरी है ऑर्डर्स में। भाषणों में इंडिपेंडेंस दिखाने से कुछ नहीं होगा, वो ऑर्डर्स में इंडिपेंडेंट दिखाना जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि इसके लिए लोग भी सामने आए, लोग भी इसकी मांग करना शुरू करें।